हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे हम जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ये पूछा है रोमेल महमूद इन्होंने। तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ पर कमेंट करने के लिए। तो इनका सवाल ये है कि इट विल बी मोर क्लियर आफ्टर वी लर्न क्लोजर। ओके, तो दोस्तों ये क्लोजर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं ये इंटरव्यूज़ के अंदर एक क्लासिक क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू के अंदर आपको पूछा जाएगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम अपने डेली प्रोग्रामिंग के अंदर क्लोजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन शायद हमें पता नहीं है कि ये क्लोजर होता है। ठीक है, तो क्लोजर दिखने में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन है बड़ा सिंपल। तो आज के इस वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो क्लोजर्स को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं और फिर हमें क्लोजर समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन का कुछ भी नाम हो सकता है, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, इस तरह से लॉगिन, और यहाँ पर इसके ऊपर आके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और इसको नाम देते हैं यूज़र नेम। ठीक है, और ये यूज़र नेम फॉर एग्जांपल ये है। और लॉगिन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और एक वेरिएबल बनाता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर कोई सीक्रेट पासवर्ड यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली करते हैं console.log, और रियल लाइफ में यहाँ पर लॉजिक हो सकता है लॉगिन का, लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो जो यूज़र नेम है यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, यूज़र नेम इज़ लॉगिंग इन यूजिंग, और जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर लॉग करते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर नीचे आके मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा और ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राकेश के इज़ लॉगिंग इन यूजिंग सीक्रेट, राइट। सो ये फंक्शन तो काम कर रही है, लेकिन अभी हमें देखना है कि ये फंक्शन इंटरनली काम कैसे करती है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, और अभी चलते हैं यहाँ पर, ये फाइल मैंने स्पेशल एक डायग्राम बनाया है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, इसको छोटा करना होगा हमें, सो ऐसे, ताकि सारी चीज़ें हमारे स्क्रीन के अंदर आ जाए। देखिए, आपको यहाँ पर अभी देखना है सिर्फ ये वाला कोड। यहाँ पर देखिए, ये वाला कोड जो कि अभी अभी हमने लिखा है। अभी देखिए, यहाँ पर हमारे पास कॉल स्टैक है, राइट। यहाँ पर कॉल स्टैक है। तो अभी जब भी ये जो कोड है हमारा, ये एक फ़ाइल के अंदर है, राइट। और जब भी ये फाइल रन होती है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है हमारे स्टैक के अंदर, राइट। और उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो है वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कोड के अंदर, हमारे पास यूज़र नेम नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर करते हैं यूज़र नेम। ये यूज़र नेम वेरिएबल कहाँ पर है, ये है हमारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, राइट। अभी उसके बाद ये फंक्शन यहाँ पर हमने डिक्लेयर की है, और उसके बाद फंक्शन को हमने कॉल किया है, राइट। और जैसे ही हम फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं तो ये फंक्शन के अंदर का कोड यहाँ पर रन होने वाला है। और अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई एक फंक्शन रन होती है तो वो अपने लिए एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये फंक्शन जो है ये हमारे लिए क्या करेगी, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगी। देखिए, यहाँ पर इसको लिखते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर करते हैं फॉर
लॉग इन फंक्शन, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अभी ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है इसके अंदर ये क्या करेगी, अपने लिए जो वेरिएबल्स वगैरह है अगर इसके अंदर कुछ, तो यहाँ पर ये बन जाएंगे। सो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से यहाँ पर लेता हूँ, और वेरिएबल कौन सा, देखिए जो भी इनके पैरामीटर्स होंगे, अगर लॉगिन फंक्शन कोई पैरामीटर्स रिसीव कर रही है तो वो हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर के जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, वो है पासवर्ड, राइट। सो पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है हमारे उस फंक्शन के लिए, और उस फंक्शन ने क्या किया है, अपने लिए उसके अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं। अभी आपको याद रखना है कि ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वेरिएबल्स है वो इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर, मतलब इस फंक्शन के बाहर से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये हमें पता है। और अभी आपको पता भी चला होगा कि क्यों ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो इसके अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर होते हैं, राइट। अभी यहाँ पर ये कंसोल लॉग हो जाएगा, और उसके बाद जो फंक्शन है वो एंड हो जाएगी। अभी फंक्शन एंड होने के बाद क्या होता है, फंक्शन एंड होने के बाद हमेशा ये जो फंक्शन है ये कॉल स्टैक से निकल जाती है, ठीक है। ये कॉल स्टैक से निकल गई। अभी उसके साथ क्या हुआ, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वेरिएबल्स थे वो भी चले गए। कॉल स्टैक से निकल गई मतलब ये मेमोरी के अंदर से भी डिलीट हो जाएंगे, जो भी वेरिएबल्स वगैरह है वो मेमोरी के अंदर, मतलब पासवर्ड अभी हमारे मेमोरी के अंदर नहीं है, राइट। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि फंक्शन के अंदर के जो भी वेरिएबल्स हैं, जब भी वो फंक्शन रन होके एंड हो जाती है तो वो स्टैक से निकल जाती है, मतलब उसके अंदर के जितने वेरिएबल्स हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। अभी ये अगर आपको समझ में आया है तो अभी चलते हैं फिर से हमारे इस फाइल के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डिलीट, इस तरह से, ठीक है। अभी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमने देखा। अभी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्लोजर वहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसको निकालता हूँ और अभी करते हैं, देखिए सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और इसको करते हैं कॉल एपीआई, ठीक है, कॉल एपीआई। और इसके अंदर जो भी एपीआई की मेथड है उसको मैं रिसीव करूँगा, ठीक है। समझ लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम एपीआईज कॉल कर रहे हैं हमारे बैकएंड पे, और उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ कॉल एपीआई, और उसके अंदर हम मेथड पास करेंगे कि कौन सी मेथड हमें कॉल करनी, जैसे गेट मेथड हो गई, पोस्ट मेथड हो गई, पुट और पैच और डिलीट, बहुत सारी होती है, राइट। और अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा और एक फंक्शन। देखिए यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया और एक फंक्शन, और आपको ये पता ही होगा कि फंक्शन के अंदर से हम जैसे स्ट्रिंग नंबर वगैरह रिटर्न कर सकते हैं, उसके जैसे ही हम फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो अंदर वाली जो फंक्शन है इसके अंदर मैं URL रिसीव करूँगा, ठीक है, जहाँ पर हमें API कॉल करना है। और यहाँ पर करते हैं console.log, और जल्दी से अभी करते हैं fetching data from, और जो URL है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, देखिए URL, और using यहाँ पर करते हैं मेथड, ठीक है। सो यहाँ पर लॉग हो जाएगा कि फेचिंग डेटा फ्रॉम जो भी URL है ये यहाँ पर आ जाएगा, और यूजिंग मेथड मतलब कौन सी मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। रियल लाइफ में यहाँ पर आपका कॉल हो सकता है जो भी API कॉल है, ठीक है। हमारे केस में यहाँ पर सिर्फ हम कंसोल लॉग करके देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर आते हैं और मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। देखिए const URL, और यहाँ पर करते हैं HTTP, और देखिए example.com/API, ये हमारा URL है। और अभी मैं कॉल करूँगा कॉल API, फंक्शन को कॉल कर दिया। अभी कॉल करने के बाद मुझे मेथड यहाँ पर पास करनी है, तो मैं करूँगा गेट मेथड, राइट। अभी यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये जो कॉल है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से मैं और एक यहाँ पर इस तरह से कॉल कर सकता हूँ फंक्शन को, क्योंकि अगर ये कॉल हमें एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं,
इस तरह से, तो इसके ऊपर मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या पास करना है, URL, राइट। सो यहाँ पर करते हैं URL इस तरह से। अभी इसको सेव करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेचिंग डेटा फ्रॉम और जो URL था यूजिंग गेट, राइट, मतलब हमारा ये काम कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या आपको कुछ स्ट्रेंज लग रहा है? अगर यहाँ पर अगर डायग्राम देखते हैं एक बार फिर से, अभी मैं क्या करूँगा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर लाते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर लाया, ठीक है। और अभी देखिए जैसे ही हमारा यहाँ पर कोड रन हो जाएगा इस फाइल के अंदर, तो हमारे लिए यहाँ पर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगी, उसके अंदर एक वेरिएबल अभी बनेगा, देखिए कौन सा, ये URL, क्योंकि ये ग्लोबल है। तो ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, URL वेरिएबल बन गया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉल API, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो कभी भी फंक्शन को अगर कॉल करते हैं तो फंक्शन क्या करती है, उसके लिए एक अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया किस फंक्शन का, ये हो गया कॉल API फंक्शन का। अभी इस फंक्शन के अंदर क्या कोई वेरिएबल है? यहाँ पर वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन एक पैरामीटर है, और जो पैरामीटर होता है वो भी बेसिकली काम करता है एज अ लोकल वेरिएबल, राइट। तो वो भी एक वेरिएबल ही हो गया। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करते हैं मेथड, और ये आ जाएगा इसके अंदर, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, राइट। और देखते हैं इस फंक्शन के अंदर क्या है। इस फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शन है, राइट। तो इसके अंदर नहीं चलते हैं। अभी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न हो जाएगी और फंक्शन का जो कॉल API फंक्शन जो है ये एंड हो जाएगी। तो जैसे ये फंक्शन एंड हो जाती है तो हमें पता है क्या होता है, ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से फंक्शन उसके वेरिएबल्स के साथ में हमारे स्टैक से निकल जाती है, मतलब डिलीट हो जाती है। तो अभी आपसे ये सवाल है, अगर यहाँ पर देखिए कॉल API गेट, ये जो कॉल है यहाँ तक हमारी जो फंक्शन है वो एंड हो गई। देखिए इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ API इस तरह से, ठीक है। इसको पहले स्टोर करता हूँ, ये जो फंक्शन हमारी है, और यहाँ पर अभी हम API को कॉल कर सकते हैं और इसके अंदर URL पास करना है। देखिए यहाँ पर चेंज इतना ही किया है कि जो पहले फंक्शन का जो कॉल है, जो वैल्यू है वो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी, और फिर उसको क्या कर दिया, हमने उसको कॉल कर दिया। और ये क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन हमारे यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न कर रही है, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर कॉल API गेट, ये फंक्शन जब भी एंड हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन ख़त्म हो गई, राइट। ये फंक्शन एंड हो गई, तो इसके अंदर के जो वेरिएबल्स है वो डिलीट होने चाहिए। उसके अंदर मेथड एक वेरिएबल है वो भी डिलीट होना चाहिए, राइट। अभी तक इनर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर, राइट। सो अभी ये बताइए कि ये जो मेथड वेरिएबल है ये इसके अंदर कैसे रहा? फंक्शन तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गई, वो तो डिलीट होना चाहिए था, राइट। मेथड जो वेरिएबल है ये इसके अंदर का है, कॉल API के अंदर का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसको मैं फिर से यहाँ पर लाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई इनर फंक्शन है और वो आउटर फंक्शन का कोई वेरिएबल वगैरह यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी एग्जीक्यूशन जब भी फंक्शन एंड हो जाएगी तो ये जो फंक्शन है ये स्टैक से तो निकल जाएगी, लेकिन जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहा है इनर फंक्शन के अंदर वो वैसे ही रहेगा हमारे मेमोरी के अंदर, वो डिलीट नहीं होगा। और ये बेसिकली है क्लोजर। मतलब अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहाँ पर कॉल API जो फंक्शन है वो क्या बोलेगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो बोलेगी कि ये मेथड जो है ना ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा वेरिएबल है ना ये मेरे अंदर वाली जो फंक्शन है वो यूज़ कर रही है, ठीक है। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जो मेरा वेरिएबल है ना वो मेरे इनर फंक्शन के लिए छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है। ये बेसिकली बोलेगी जो आउटर फंक्शन है। तो ये बेसिकली होता है क्लोजर। अभी देखिए ये जो नेक्स्ट वाला जब भी कॉल हो जाएगा, मतलब ये इनर फंक्शन कॉल होने वाली है, तो वो जब भी कॉल हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से एक यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बनेगा और उसके अंदर उसका वेरिएबल होगा, कौन सा है उसका, URL। देखिए यहाँ पर URL है उसका लोकल पैरामीटर, मतलब वो उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहेगा।
और अभी क्या हो जाएगा, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है मेथड, राइट। सो ये मेथड वेरिएबल सबसे पहले तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेक किया जाएगा, क्या इस फंक्शन के अंदर उस नाम का वेरिएबल है, डिक्लेयर यहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो ये क्या करता है, हमें ये पता है कि कोई भी फंक्शन अगर वेरिएबल उसके अंदर नहीं मिलता है उसको, तो वो उसके आउटर एनवायरनमेंट में जाके उसको ढूंढता है, राइट। सो इसका आउटर एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पर नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेगा क्या मेथड वेरिएबल है यहाँ पर, हाँ, तो उसको क्लोजर के अंदर वो मिल जाएगा, क्योंकि कॉल एपीआई फंक्शन ने अपने क्लोजर के अंदर इसको बंद करके रखा है। मतलब उस फंक्शन ने क्या बोला था कि मेरी अंदर वाली जो फंक्शन है वो इसको बाद में यूज़ करने वाली है, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसके क्लोजर के अंदर बंद करके रख रहा हूँ। मतलब वो मेथड वेरिएबल अभी भी मेमोरी के अंदर है, तो वो यहाँ से इसको मिल जाएगा और जो काम है यहाँ पर ये हो जाएगा, राइट। उसकी वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाएगी, जो प्रॉपर वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी इसकी, ऑलराइट। और जब भी ये फंक्शन एंड हो जाती है तो ये यहाँ से चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, क्योंकि ये इनर फंक्शन भी यहाँ पर एंड हो गई। ओके, तो ये बेसिकली होता है क्लोजर। अभी इंटरव्यू के अंदर अगर आपको पूछेंगे कि ये क्लोजर क्या होता है, तो आपको ये सिनारियो बताना है कि एक आउटर फंक्शन होती है और एक इनर फंक्शन होती है, और अगर इनर फंक्शन कोई वेरिएबल यूज़ कर रही है जो कि आउटर फंक्शन वाला है, तो वो बेसिकली क्या होता है, जब ये आउटर फंक्शन एंड हो जाती है तो वो जो वेरिएबल है वो डिलीट नहीं होता है मेमोरी से, वो उसके क्लोजर के अंदर उसको बंद कर देती है ताकि इनर फंक्शन इसको बाद में यूज़ कर पाए, ठीक है। ये बेसिकली होता है क्लोजर। अभी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हम अपने डेली कोडिंग के अंदर क्लोजर यूज़ कर रहे हैं। देखिए क्लोजर एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है, राइट, और उसका यूज़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम एक्चुअली कर सकते हैं यहाँ पर। अभी 2-4 एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने यहाँ पर कोड एडिटर के अंदर, और इसको मैं करूँगा कमेंट फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ऑलराइट। अभी यहाँ पर क्लोजर के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम होता है नॉर्मल जो हम कोड करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिए मेरे पास, समझ लेते हैं हमारे पास कोई बटन है और बटन पे क्लिक होने के बाद एक फंक्शन कॉल हो रही है, राइट, अपडेट काउंट। जैसे कि यहाँ पर समझ लेते हैं एक फंक्शन है, देखिए फंक्शन अपडेट काउंट, इस तरह से। और हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर काउंटर बनाना है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ लेट काउंट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको करते हैं 0, राइट। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे अपडेट काउंट फंक्शन कॉल हो जाए तो काउंट इंक्रीमेंट हो जाए। सो यहाँ पर कर सकते हैं काउंट प्लस प्लस, इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं और करते हैं अपडेट काउंट, और अपडेट काउंट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, console.log करते हैं काउंट, ठीक है। इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 हो रहा है, राइट। अगर इसको मैं और एक बार करता हूँ अपडेट काउंट, तो ये और इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए अभी 2 हो गया, ठीक है। ये काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो काउंट वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है। अभी हमारे फाइल के अंदर ये इतने ही 6 लाइन कोड है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा कोड हो सकता है, राइट। हो सकता है कि बाय मिस्टेक यहाँ पर आगे आके यहाँ पर कहीं पे तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये जो काउंट वेरिएबल है यहाँ पर हमने गलती से कुछ असाइन कर दिया, ठीक है, एक्सीडेंटली असाइन कर दिया। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें 5 दिखेगा, जो कि इनकरेक्ट है, राइट। मतलब चांसेस है कि हम एक्सीडेंटली इसको चेंज कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर। तो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए एक काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर ला सकते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, राइट। देखिए फंक्शन के अंदर लाया, लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये काउंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब भी दूसरी बार इसको कॉल करेंगे तो ये फिर से काउंट जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मतलब ये हमें जैसे चाहिए वैसे काम नहीं करेगा। देखिए काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पर नहीं है वो अभी हमें दिखेगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसके अंदर करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए 1 और यहाँ पर 2 होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि जब भी दूसरी बार फंक्शन कॉल हो गई ये जो काउंट वेरिएबल है फिर से ये 0 पे सेट हो गया, तो ये भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्लोजर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आते हैं ऊपर और यहाँ पर करते हैं फंक्शन काउंटर रैपर। ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूँ, एक रैपर फंक्शन, और ये जो हमारी फंक्शन है यहाँ पर, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर डाल के यहाँ से मैं करूँगा इसको रिटर्न। देखिए मैंने रिटर्न कर दिया। अभी ये जो वेरिएबल है ये मैं यहाँ पर ऊपर लेके आता हूँ, ओके, इस तरह से। और ये जो है ये यहाँ पर नाम भी देने की ज़रूरत नहीं, एक एनोनिमस फंक्शन हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, राइट। लॉग भी मैं निकाल देता हूँ। और अभी आप देख सकते हो कि ये काउंट वेरिएबल जो है ये वाला काउंट वेरिएबल है जो कि अभी इस फंक्शन के बाहर है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो करता हूँ अपडेट काउंट एक वेरिएबल, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाली फंक्शन जो है आउटर फंक्शन उसको कॉल करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन क्या कर रही है, हमें एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। मतलब ये अपडेट काउंट क्या है, ये भी एक फंक्शन है जो कि ये अंदर वाली है, राइट। और अभी अगर मैं करूँगा यहाँ पर अपडेट काउंट, एक बार करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर काउंट देखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर करता हूँ console.log काउंट। ठीक है, सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि 1 ये हो चुका है, पहले तो 0 था। अगर मैं फिर से इसको और एक बार करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए 2 हो चुका है। अगर फिर से मैं करूँगा यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 3 हो चुका है। मतलब काउंटर हमारा काम कर रहा है। लेकिन आप अभी देख सकते हो कि ये जो काउंट वेरिएबल है ये अभी हो चुका है प्राइवेट, ये इस फंक्शन के अंदर। ये बाहर से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही चेंज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इनर फंक्शन है और यहाँ पर ये काउंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है जो कि आउटर फंक्शन वाला है। तो जो हमने हमारे डायग्राम में देखा था बिल्कुल वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये काउंटर रैपर जो फंक्शन है वो क्या बोल रही है कि जो मेरा काउंट वेरिएबल है वो मेरे इनर फंक्शन के अंदर बाद में यूज़ होने वाला है, तो मैं इसको हमारे मेमोरी से डिलीट नहीं करूँगी। वो इसकी वैल्यू जो है वो इसके लिए मेरे क्लोजर के अंदर मैं रखूँगा, राइट। सो जब भी इस इनर फंक्शन को उस वेरिएबल की ज़रूरत होगी वो उसको मेमोरी के अंदर मिलेगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि क्लोजर का यूज़ करके हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जो काउंट वेरिएबल है उसको हमने प्राइवेट कर दिया है और सारा काम हमारा यहाँ पर हो रहा है, राइट। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करके यहाँ पर छोड़ता हूँ, राइट। और यहाँ पर आते हैं नीचे और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल हो गया। अभी जो दूसरा एग्जांपल है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास समझ लेते हैं कि एक देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट। और उसके अंदर क्या होता है कि एक होता है कार्ट काउंटर, ठीक है, कार्ट काउंटर। कार्ट के अंदर कितने आइटम्स है वो काउंट करने वाला काउंटर, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इसको नाम देते हैं कार्ट काउंटर, राइट। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले तो एक फंक्शन रहेगी इंक्रीमेंट, ठीक है, हमारा काउंटर इंक्रीमेंट करने के लिए। उसके बाद दूसरी फंक्शन होगी वो है डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट करने के लिए। तो 2 फंक्शन हो गई। और एक फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं वैल्यू नाम से, वैल्यू गेट करने के लिए, जो भी करंट वैल्यू होगी काउंटर की। और यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट काउंट। अभी अंडरस्कोर मैंने क्यों लगाया यहाँ पर, हमने ये ऑलरेडी देखा है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर कि ये एक कॉमन कन्वेंशन है। अगर कोई प्रॉपर्टी हम प्राइवेट बना रहे हैं, अभी यहाँ पर जो वेरिएबल बना रहे हैं इसको हम हमारे फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ये प्राइवेट हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पर एक एज अ कन्वेंशन अंडरस्कोर लगाया है, ठीक है। 0 करते हैं इसको और यहाँ पर और एक फंक्शन बनाता हूँ। देखिए फंक्शन
अपडेट, और ये भी मैं प्राइवेट चाहता हूँ, ठीक है। अपडेट काउंट इसको करते हैं इस तरह से। और देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, काउंट प्लस इक्वल वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रिसीव करूँगा। अभी देखिए ये जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, जो इंटरनल फंक्शन है उसको कॉल करूँगा। देखिए अपडेट काउंट और 1 पास करूँगा इसके अंदर। और जो डिक्रीमेंट है यहाँ पर मैं करूँगा सेम फंक्शन को कॉल अपडेट काउंट, और यहाँ पर -1 में पास करूँगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये क्या करेगी, सिर्फ रिटर्न करेगी जो भी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि है काउंट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमें रिटर्न हो जाएगी। देखिए फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। क्या किया है हमने, एक फंक्शन बनाई है, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है काउंट नाम से, और एक फंक्शन बनाई है अपडेट काउंट नाम से, राइट। और इस फंक्शन से हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, बेसिकली 3 फंक्शंस रिटर्न कर रहे हैं हम, जिसके अंदर पहली होगी इंक्रीमेंट, मतलब हमारा अपडेट करने के लिए, काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए, और वैल्यू मतलब जो भी करंट वैल्यू होगी काउंट की, काउंटर की, उसको गेट करने के लिए, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, कार्ड काउंटर को मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे और इसको करता हूँ कॉल, देखिए कार्ड काउंटर। और यहाँ पर देखिए ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ से रिटर्न किया हमने ऑब्जेक्ट, तो इसको स्टोर करते हैं। सो कार्ड काउंटर इस तरह से मैंने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। अभी मैं करूँगा कार्ड काउंटर डॉट, इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि वो मेथड हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड की, देखिए इंक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट करता हूँ और मैं 2 बार इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। देखिए 2 बार करते हैं, यहाँ पर मैंने फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, और इसके नीचे आके मैं क्या करता हूँ, console.log कार्ड कंट्रोल काउंटर, और इसके अंदर जो वैल्यू मेथड है वो गेट यहाँ पर कॉल करते हैं, देखिए ये वाली। तो जो भी करंट काउंट होगा वो हमें मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर पहले 0 था, देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया तो 1, और फिर से इंक्रीमेंट कर दिया तो 2। तो वैल्यू के अंदर हमें मिलना चाहिए अभी 2। सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 2 हमें मिल रहा है। अगर मैं फिर से और एक बार करता हूँ यहाँ पर इंक्रीमेंट, तो अभी 3 होना चाहिए, देखिए ये 3 हो गया। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डिक्रीमेंट, देखिए कार्ड काउंटर डिक्रीमेंट, तो अभी क्या होना चाहिए, 1 डिक्रीमेंट हो गया तो 2 ही बचे। ओके, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो अभी, ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, और रियल लाइफ के अंदर बहुत ही हैवीली इसको यूज़ किया जाता है। कोई भी लाइब्रेरीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर इसको काफ़ी मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्लोजर यूज़ किया है। आप देख सकते हो कि ये काउंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, देखिए ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर कैसे अवेलेबल हुआ है, बिल्कुल क्लोजर की वजह से अवेलेबल हुआ है। और ये जो पैटर्न है बेसिकली, और एक चीज़ है इसके अंदर जो कि है, अगर आपको कोई प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट मेथड्स या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ अगर हाइड करनी है और एक पब्लिक इंटरफेस अगर अवेलेबल करके देना है यूज़र को, तो ये इस टाइप का पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो। और ये पॉसिबल हो पा रहा है हमारे क्लोजर की वजह से, राइट। तो ये एक एग्जांपल था, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और हाँ, इससे पहले देखिए, कमेंट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्या इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? देखिए नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए अगर आपने रिएक्ट यूज़ किया है, देखिए अगर आपने कभी रिएक्ट यूज़ किया है तो आपको पता होगा एक हुक आता है, उसका नाम है यूज़ स्टेट हुक। अगर आपने यूज़ किया है रिएक्ट के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हुक है ये बना है क्लोजर के ऊपर, ठीक है। इंटरनली इसके अंदर क्लोजर काम करता है, उसकी वजह से जो हमारा स्टेट है वो स्टोर हो पाता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक अपना खुद का
यूज स्टेट का क्लोन बनाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पर यूज स्टेट हुक का एक सिंपल सा क्लोन बनाने वाले हैं। और छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो रिएक्ट वाला जो यूज स्टेट हुक है वो थोड़ा सा एडवांस है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, लेकिन जो हम यहाँ पर करेंगे वो एकदम सिंपलेस्ट होगा। मुझे बस आपको दिखाना है कि क्लोजर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले यूज स्टेट क्या है, एक हुक है, लेकिन एज अ फंक्शन उसको हम कॉल करते हैं, तो वो एक फंक्शन है, राइट। सो फंक्शन यूज स्टेट, फंक्शन बना दी। यूज स्टेट जब भी हम कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं। और हाँ, अगर आपने रिएक्ट अभी तक यूज़ नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप बेयर विथ मी, यहाँ पर आपको जल्दी ही पता चलेगा कि क्लोजर कैसे काम कर रहा है। और जो लोगों ने रिएक्ट यूज़ किया है तो उनको पता होगा कि ये इनिशियल मतलब क्या है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर हम पास कर रहे हैं, और यहाँ से इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, फंक्शन, और इसको नाम देते हैं सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट के अंदर क्या करेंगे हम, जो स्टेट है वैल्यू हम रिसीव करेंगे, और इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, देखिए इससे पहले एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर करता हूँ लेट, और इसको बनाते हैं स्टेट, यहाँ पर अंडरस्कोर लगाते हैं ताकि हमें समझे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और ये इनिशियली क्या होगा, ये होगा इनिशियल, जो भी हम इनिशियल जो स्टेट हम इसको पास कर रहे हैं वो बेसिकली होगा इनिशियल वैल्यू उसकी, ओके। अभी सेट स्टेट के अंदर बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर जो भी स्टेट है वेरिएबल हमारा, उसको ये वैल्यू असाइन करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। और अभी यहाँ पर और एक चाहिए हमें गेट स्टेट, ठीक है, गेट स्टेट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न जो स्टेट वेरिएबल है हमारा, इसको इस तरह उसकी वैल्यू यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एक एरे, और जो पहला होगा, पहला जो एलिमेंट होगा वो होगा ये गेट स्टेट फंक्शन, और जो दूसरा है वो है सेट स्टेट, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है, रिएक्ट के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है वो एक वेरिएबल होता है, बेसिकली फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारे इस केस के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर वेरिएबल बनाना है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको उस तरह से करने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला पैरामीटर है वो भी फंक्शन रखेंगे, और दूसरा पैरामीटर वो भी फंक्शन रखेंगे। तो पहला वाला क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो स्टेट को गेट करने के लिए, जो भी करंट स्टेट है, और दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, हमारे स्टेट को सेट करने के लिए, ठीक है। सो हमारा यूज स्टेट हुक रेडी हो चुका है। यहाँ पर आते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं। सो फंक्शन काउंटर, ठीक है, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं करूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पर करेंगे यूज़ स्टेट। अभी ये यूज़ स्टेट रिएक्ट वाला नहीं है, ये हमारा यूज़ स्टेट है, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर हमें इनिशियल वैल्यू पास करनी है, तो मैं यहाँ पर 0 पास करूँगा। और इस एरे के अंदर हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके लेना है, क्या है, पहला जो है पैरामीटर वो है गेट स्टेट। सो यहाँ पर इसको कुछ भी नाम मैं दे सकता हूँ, तो इसको करते हैं काउंट और सेट काउंट, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जो रेफरेंस है बेसिकली ये है, जो काउंट है ये वाली मेथड है, और सेट काउंट जो है ये वाली मेथड है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर JSX वगैरह हमारा तो काम नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ रिटर्न, और इसके अंदर से एक क्लिक फंक्शन रिटर्न करते हैं। ये बेसिकली हमें सिमुलेट करना है क्लिक, ठीक है, जो भी क्लिक हम करते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करने के बाद सेट काउंट जो है, देखिए सेट काउंट, ये जो है काउंट को मैं बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सेट काउंट, और यहाँ पर मैं करूँगा 5, ठीक है, डायरेक्ट 5 करते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट काउंट की वैल्यू में 5 सेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और एक मेथड यहाँ से मैं ये करूँगा रेंडर, और इसके अंदर बेसिकली हम कंसोल लॉक करेंगे, ठीक है। कंसोल लॉक क्या करेंगे, वैल्यू, मतलब जो काउंटर की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर दिखानी है, तो वो हम गेट कर सकते हैं काउंट से।
रिएक्ट के अंदर ये वेरिएबल होता है, लेकिन हमारे केस में ये फंक्शन है तो मुझे कॉल करना होगा, राइट। अभी ये देखिए ये हमारा कंपोनेंट भी रेडी हो गया। यहाँ पर आते हैं और करता हूँ कॉन्स्ट काउंटर, और काउंटर इसको मैंने इस तरह से कॉल कर दिया हमारे इस कंपोनेंट को। और अभी मैं क्या करूँगा, देखिए इससे हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, तो उसके ऊपर क्लिक है। बेसिकली मैं सेट काउंट करना चाह रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ काउंटर डॉट सेट काउंट, और ये देखिए सेट काउंट नहीं, क्लिक मुझे करना है, क्लिक। तो क्लिक जैसे हम ये मेथड कॉल करेंगे तो क्या होने वाला है, हमारा जो काउंट है वो 5 सेट हो जाएगा। और उसके बाद मैं करूँगा काउंटर रेंडर। देखिए रेंडर करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो भी करंट काउंटर की वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे लॉग के अंदर आ जाएगी। इसको चेक करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो वैल्यू 5, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो फिर से क्लिक करने के लिए मुझे क्लिक मेथड कॉल करनी पड़ेगी। फिर से मैंने क्लिक कर दिया, और मुझे क्या करना पड़ेगा, नई वैल्यू देखने के लिए यहाँ पर मुझे करना होगा रेंडर। लेकिन एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक काम करते हैं, वैल्यू करते हैं इस तरह से, देखिए वैल्यू, या फिर एक काम करते हैं, रुकिए इस तरह से नहीं, जो भी करंट काउंट है इंक्रीमेंट करते हैं। देखिए ये काउंटर है तो इंक्रीमेंट करना चाहिए, राइट। सो जो भी करंट काउंट है उसके अंदर मैं 1 ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक बार क्लिक किया है फिर रेंडर किया है, और एक बार क्लिक किया है फिर रेंडर किया है। तो देखिए 1 और 2, अगर फिर से मैं क्लिक करूँगा और फिर से रेंडर करके देखूँगा तो देखिए 3 आ गया। मतलब ये काउंटर जो है ये हमारा काम कर रहा है। और आप देख सकते हो कि ये यूज स्टेट जो हमने हुक बनाया, जो क्लोन बनाया रिएक्ट के यूज स्टेट का, वो हमारा काम कर रहा है पूरे क्लोजर के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है क्लोजर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा है तो जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और जो भी आपके डाउट्स है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। और इसी के साथ में आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के ऊपर। जो सारी लिंक्स है वो आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।